हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। इससे संबंधित 20 प्रश्नों का एक और वीडियो बनाया है और इसमें कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं। इस सारे प्रश्नों का आप लोग देखें और अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है गोवा, बी है बंगाल में हुगली, सी है आर्केट और डी है सूरत। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात सूरत। इसका सही जवाब क्या है? सूरत। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में विशेष देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेज़ों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है पुणे, बी गोवा, सी पांडिचेरी और डी सूरत। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात सूरत में। अर्थात सूरत में डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर अंग्रेजों को किसने हराया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो और डी जोसिया चाइल्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन होगा थॉमस बेस्ट अर्थात बी। पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? हमारा ऑप्शन है ए में डच, बी अंग्रेज़ों ने, सी फ्रांसीसियों ने और डी हो जाएगा आपका पुर्तगालियों ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात अंग्रेज़ों ने। कब हराया था? तो 1613 ईस्वी में। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपना अपना कारखाना स्थापित किया था सूरत में। डचों ने 1616 ईस्वी में किया था और फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने का अनुमति कहाँ मिला था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात सूरत। अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन ए है सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे और डी पणजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात सूरत में। कहाँ था? सूरत में। अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ऑप्शन ए है डचों से, बी है फ्रांसीसियों से, सी है डेनिशों से और डी है पुर्तगालियों से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात पुर्तगालियों से। बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? हमारा ऑप्शन है आंगियर, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर और डी सर निकोलस बेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सर जॉन
चाइल्ड को। इसको देखते हैं थोड़ा विस्तार से। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिससे औरंगजेब नाराज होकर उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चलिए अब इसका विस्तार में थोड़ा सा जानते हैं कि कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया है ना, और ये जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार समझा जाता है इसे। अब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध कब हुआ था? तो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब देखते हैं इसके बाद जो है इस प्रकार कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए है अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच, बी अंग्रेज व डच के बीच, सी अंग्रेज व मराठों के बीच और डी हैदर अली और मराठों के बीच। तो कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर आप इससे संबंधित इसका टेस्ट देना चाहते हैं, इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। अब सूची में दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में दिया हुआ है प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध और डी प्रथम मैसूर युद्ध। और उससे संबंधित इधर सूची 2 दिया हुआ है, 1 में पेरिस की संधि, 2 ब्रिटिश की हार, 3 अनिर्णायक युद्ध और 4 एक्सला चैपल संधि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अर्थात प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्सला चैपल की संधि द्वारा। किसके समाप्त हुआ था? एक्सला चैपल की संधि से। अर्थात हमारा ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा। हम देखते हैं ऑप्शन से, तो इसका सही जवाब हो जाता है सी। चलिए अगला भी देखते हैं। जैसे तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। अर्थात हमारा बी का ऑप्शन 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 1। अब चलिए अगला देखते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक हो गया था, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। चलिए डी का प्रथम मैसूर युद्ध है। प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। अर्थात इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। 4-1-3-2 अर्थात हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 है। 12 प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन ए है क्लाइव, बी है डुप्ले, सी है अल्बुकर्क और डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात डुप्ले ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? अर्थात फ्रांसीसी जो है अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? ऑप्शन ए सूरत, बी पुलिकट,
सी कोचिन और डी कासिम बंजार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात सूरत। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। ऑप्शन ए लुई 14वें के शासनकाल में, बी लुई 13वें के शासनकाल में, सी लुई 15वें के शासनकाल में और डी लुई 16वें के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन ए अर्थात लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चलिए इसके देखते हैं। ऑप्शन ए है रिसलू, बी है मजारे, सी है कॉलवर्ट और डी है फ्रैंको मार्टिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी अर्थात कॉलवर्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा विशेष से देखते हैं। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा, लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1668 ईस्वी में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है बंदेल, बी चिंसूरा, सी क्या है आपका हुगली और डी है श्री रामपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी भी और सी भी अर्थात हुगली और हुगली और चिंसूरा अर्थात बी और सी इसमें दोनों सही हैं, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। तो हुगली में भी डच ने किया था और चिंसूरा में भी डच ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जबकि श्री रामपुर में किसने किया था? तो डेनिश ने। अगला प्रश्न फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे, डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के में समय समय पर प्रवेश किया। ऑप्शन एक में है हमारा अंग्रेज, दो है डच, तीन है फ्रांसीसी और डी है चार है पुर्तगाली। अब निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए, यानी कि तिथि क्रम के आधार पर इसे सजाना है ना, काल क्रम के आधार पर इसे क्या करना है? सजाना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 4 2 1 3। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भारत कौन आया था? तो सबसे पहले भारत आने वाला व्यापारी था पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया डच और उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी है ना। फ्रांसीसी से पहले डेनिश भी आए थे। तो पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी ये 5 इसको क्रमानुसार याद रखें, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, तो इसका मिलान करें और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात 2 3 4 1, 2 3 4 1। अब इसका मिलान करते हैं। तो पांडिचेरी का मिलान कहाँ से हो जाएगा? पांडिचेरी का हो जाएगा फ्रेंच से, गोवा का पुर्तगीज के से और ट्रांकेबार का किससे हो जाएगा? डेनिश से और सद्रास का डच से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है उस क्षेत्र की पहचान करें
जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात बिहार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजों के समय में अफीम के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं। ए डच है, बी इंग्लिश है, सी फ्रांसीसी है और डी पुर्तगाली है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्थात फ्रांसीसी। और अगर सर्वप्रथम पूछता तो पुर्तगाली और सबसे अंतिम पूछे तो फ्रांसीसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ऑप्शन ए है नागपट्टनम, बी चिंसूरा, सी मछलीपट्टनम, बी सूरत, भरूच, आगरा, सी कोचिन, अहमदाबाद, पटना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन सब व्यापारिक अड्डे का स्थापना कब हुआ, किस वर्ष हुआ, तो आप PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें आपका इसका विवरण दे दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और एक है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, बी है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, और 3 है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। और इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सही है? ऑप्शन है, इसका ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो एक है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये गलत है। 2 युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अंग्रेजों की देन थी, अंग्रेजों का भारत की देन थी, ये भी गलत है। 3 है तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती, ये भी गलत है। अर्थात इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई सही नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, तो अंग्रेजों से पहले ही इसका मूल्यांकन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो शेरशाह सूरी द्वारा और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। दूसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, है ना। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार के बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी, है ना। चलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है जीबी मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव और डी हेनरी डुडांस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात जीबी मैकाले। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विशेष देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमिश्नर का प्रधान रहा है। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। द इंडियन पेनल कोड की पांडुलिपि किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान वर्ग भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।